गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सभी का इस नई सी प्यारी सी वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले आज से नवरात्रि शुरू हो रही हैं, तो सभी को हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। जय माता दी नाम लेके आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा एडिटोरियल है यूएस की तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा की फ़ीस में हाइक कर दिया है उसके ऊपर, कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस की जो फ़ीस थी, जो H1B वीज़ा के लिए स्किल लेबर के लिए, उसकी फ़ीस को लगभग कई गुना बढ़ा दिया है, 1 लाख US डॉलर कर दिया गया है। उसके बारे में आज पढ़ेंगे। उसके लिए पहले वर्ड मीनिंग करेंगे, फिर एडिटोरियल करेंगे, फिर समरी करेंगे। दोस्तों, आप सभी को जय माता दी। माता के दर्शन कर लेना ज़रूर से, पूजा पाठ कर लेना। नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और आराम से अच्छे से पढ़ाई करना, और चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स में सबसे पहले है कॉन्स्टरनेशन। सबसे पहले क्या है? कॉन्स्टरनेशन, फीलिंग ऑफ एनएग्जाइटी और डिसमे। एनएग्जाइटी होना या डिसमे होना, गुस्सा आना और बहुत बुरा लगना, उसको बोलते हैं कॉन्स्टरनेशन। ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन को होता है कंसर्न विद ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर से कंसर्न होता है तो उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन। आगे है डिसरप्शन। डिसरप्शन क्या होता है? डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम। डिस्टर्बेंस होना है फिर प्रॉब्लम होना, उसको बोलते हैं डिसरप्शन। स्पेशलाइज, स्पेशलाइज होता है हाईली ट्रेंड और फोकस्ड, जो क्या हो? हाईली ट्रेंड हो, किस चीज़ में स्पेशलिटी हासिल की हो, उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड। रीट्रेशन, रीट्रेशन कहते हैं द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग। किसी चीज़ को रिपीट करना, उसको बोलते हैं रीट्रेशन। रीट्रेशन। बोल्स्टर, बोल्स्टर कहता है सपोर्ट और स्ट्रेंथन समथिंग। सपोर्ट करना किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, उसको बोलते हैं बोल्स्टर। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव कहता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, एक्टिंग इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉब्लम। इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाना कि जो फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली हैं उनके लिए आप पहले से ही तैयार हो चुके हो, उनके लिए पहले से ही एक्शन ले लेना। कैपिटलाइजिंग, कैपिटलाइजिंग कहता है टेकिंग एडवांटेज ऑफ, टेकिंग एडवांटेज ऑफ। आगे है कॉन्टेजियन। कॉन्टेजियन कहता है द स्प्रेड ऑफ समथिंग हार्मफुल। क्या होना? किसी चीज़ के हार्मफुल का कोई स्प्रेड होना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ फैल जाए, उसको बोलता है कॉन्टेजियन। नेटिविस्ट, नेटिविस्ट होता है फेवरिंग नेटिव इनहेबिटेंट्स ओवर इमिग्रेंट्स। नेटिविस्ट का मतलब है कि जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको फ़ायदा पहुँचाना, जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनकी बजाय बाहर से आए वाले लोगों को नुकसान पहुँचाना है, मतलब उनको फ़ायदा कम पहुँचाना, और बोलना कि जो नेटिव लोग हैं उनकी ज़्यादा मदद करना। प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? रेस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्ट्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। क्या प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? कि इम्पोर्ट्स को, जो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर देना अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी कहता है अनफ्रेंडली बिहेवियर। अनफ्रेंडली बिहेवियर मतलब एक तरह से दुश्मन होता है, उसके मतलब दुश्मनी करना, हॉस्टिलिटी। प्रोवेस, प्रोवेस कहता है स्किल और एक्सपर्टीज़। किस चीज़ का प्रोवेस है? मतलब किस उसमें क्या है, उसकी स्किल और एक्सपर्टीज़ है उस चीज़ में, उसको बोलते हैं प्रोवेक्स। तो अब हम द हिंदू एडिटोरियल के फुल टेक्स्ट की शुरुआत करते हैं। पहले हम पूरा पैराग्राफ वाइज पूरा रीड करते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, क्या हुआ डिटेल्स में। President Donald Trump's decision to charge new applicants for the H-1B highly skilled non-immigrant visas $1 lakh, nearly 6 times the current fee, has caused widespread consternation that not only might the lives of the tens of thousands of potential visa applicants in the each tech space be impacted, leading to the humanitarian consequences for the families mentioned by the India's Ministry of External Affairs. सबसे पहले इन्होंने क्या बोला गया कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो चार्ज करेंगे जो नए एप्लीकेंट्स हैं जो H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। H1B वीज़ा हाईली स्किल्ड लोगों के द्वारा अप्लाई किया जाता है कि उनके स्किल के बेस पे उनको वहाँ पे जाने के लिए वीज़ा मिलता है। उसके लिए जो क्या है, नॉन इमिग्रेंट्स हैं, नॉन इमिग्रेंट्स का जो वीज़ा है, कि जो इमिग्रेंट्स नहीं है वही वहाँ पे अभी जा चुके हैं, उनकी जो फीस है उन्होंने क्या कर दिया है, $1 लाख तक बढ़ा दिया है। उन्होंने क्या बोला है कि नॉन इमिग्रेंट्स का जो H1B स्किल वीज़ा है उसकी फ़ीस अभी $1 लाख होगी। जो क्या हो गया है, जो अभी करंट फीस है उससे 6 गुना ज़्यादा हो गई है। जो अभी करंट फीस से 6 गुना ज़्यादा हो गई है। इसने क्या कर दिया है,
पूरी तरीके से कॉन्स्टर्नेशन पैदा कर दिया है। दैट ओनली, उन्हें पूरी तरह से एनजाइटी की सिचुएशन पैदा कर दिया, टेंशन की सिचुएशन पैदा कर दिया है, जो किस चीज़ को अफेक्ट करेगी, लाइफ को अफेक्ट करेगी। 10,000 ऑफ पोटेंशियल वीजा एप्लीकेंट्स, जो नए पोटेंशियल वीजा एप्लीकेंट थे, 10,000 से ज़्यादा वीजा एप्लीकेंट्स को इम्पैक्ट करेगी। टैक्स स्पेस में, जो टैक्स स्पेस में अप्लाई करना चाहते थे, लीडिंग द ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेज, जो ह्यूमन से लेके कॉन्सिक्वेंसेज इसका भुगतना पड़ेगा, जैसा कि मेंशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, जैसा कि बताया गया है। आगे है, there will also be widespread disruption among major tech companies in the US that rely on hiring skilled workers under this visa। इसका इम्पैक्ट किस पे भी होगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन पैदा हो जाएगी। यूएस में जो टेक कंपनीज हैं उनमें जो क्या करती हैं, हायरिंग करती हैं स्किल्ड वर्कर्स की इस वीज़ा के अंडर, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। उन कंपनीज को भी अब क्या होगा, जो हायर करने के लिए इशू आएंगे। While the number of visas issued in this category has been capped at 85,000 per year since 2004, 2004 में ये डिसीजन लिया गया था कि इस वीज़ा के अंडर जो टोटल वीज़ा इशू किए जाते हैं इस कैटेगरी में, 2004 में उनको भी कम कर दिया गया था। उनके ऊपर भी एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि पूरे साल में सिर्फ 85,000 ही एक साल में ऐसे वीज़ा दिए जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। And allocations are decided through a lottery. Reports based on the US Citizenship and Immigration Service data suggest that applications for the upcoming fiscal year have dropped to a 4-year low of nearly 3,59,000। जबकि क्या है, जो ये अलोकेशन होती है कि किसको, कौन 85,000 को सिलेक्ट किया जाएगा, ये एक लॉटरी के द्वारा डिसाइड होता है। जो यूएस सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज के डाटा पे बेस्ड जो एक रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि जो आने वाले फिजिकल ईयर के लिए जो एप्लीकेशन आई हैं वो 4 साल में सबसे कम हो गई हैं, 3,59,000 हो गई हैं। 3,59,000 4 साल में सबसे कम रिपोर्ट हैं, और इनमें से उनको सिर्फ 85,000 लोग ही सिलेक्ट करने हैं जिनको वो क्या करेंगे, ये वीज़ा देंगे। लेट्स मूव ऑन। इंडियाज नेशनल्स टिपिकली अकाउंट फॉर 71% ऑफ दीज वीज़ाज। जो इन वीज़ा का 71% लोग क्या होते हैं, इंडियंस ही होते हैं। मतलब इसमें से जितने ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा जो मेजर इम्पैक्ट पड़ता है वो इंडिया पे ही पड़ता है, क्योंकि क्योंकि इनमें जो टोटल लोग होंगे जिनको वीज़ा मिलेगा जो अप्लाई करते हैं उनमें 71% इंडियंस होते हैं। येट डेटा ऑल्सो सजेस्ट दैट क्लोज टू 60% ऑफ दीज वीज़ाज रिसिपेंट्स earn less than $1 lakh, which over the longer time implies that their employers might find it harder to justify hiring such specialized workers from abroad। तो इसमें इनमें क्या कहा गया है कि जो इनमें टोटल वीज़ाज होते हैं जो दिए जाते हैं, जिनको मिलता है वीज़ा 85,000, उसमें क्या है 71% इंडियंस ही होते हैं। और डेटा ने ये भी बताया है कि 60% के आसपास जो लोग ये वीज़ा रिसिप्ट करते हैं, जिनको ये वीज़ा मिलता है, उनकी जो इनकम होती है वो $1 लाख से कम होती है। अब जो इसकी फ़ीस उन्होंने $1 लाख कर दी है, लेकिन इसमें से जो वीज़ा वालों की अर्निंग होती है वो ही $1 लाख से कम होती है, जो क्या है लॉन्ग टर्म में इम्प्लाई करता है कि जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं, जो कंपनियां उनको एम्प्लॉयर है, उनको जो कंपनियां उनको जॉब देने वाली हैं, उनको क्या होगा, हम मुश्किल हो जाएगा जस्टिफाई करना कि वो ऐसी हायरिंग कर सके, कि ऐसे स्पेशलाइज्ड जो वर्कर्स हैं वो बाहर विदेशों से मंगवा सके, क्योंकि वो 1 लाख से ज़्यादा सैलरी उनको दे नहीं पाएंगी। और 1 लाख जब उनकी फ़ीस ही है आने की, तो वो उससे कम वाली सैलरी पे वो आएंगे नहीं। इसलिए आने वाले फ्यूचर में थोड़ा क्लैशेज होने वाले हैं। उन कंपनीज़ के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो बाहर से स्किल लेबर ले सके, उनको अपने डोमेस्टिक से ही स्किल लेबर लेनी पड़ेगी। The External Affairs Ministry's response to the White House action included a reiteration of the fact that skilled talent mobility and exchanges have contributed enormously to the technology development, innovation, economic growth, competitiveness, and wealth creation in the US and India. Yet there is limited scope for the South Bloc to apply pressure, diplomatic or political, to get the policy reversed। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसका जो रिस्पॉन्स है किसी के अगेंस्ट जो वाइट हाउस से एक डिसीजन हुआ आया है, उसमें क्या है कि वो रिट्रेशन है, रिपीटिंग किए जा रहे हैं फैक्ट का,
वो क्या कह रहे हैं कि जो स्किल टैलेंट है और मोबिलिटी और एक्सचेंज है उसी ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, कि जो स्किल टैलेंट है जो इंडिया से यूएस में जाता है उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, इनोवेशन में और इकोनॉमिक ग्रोथ में और वेल्थ क्रिएशन में यूएस में। कि जो इंडिया से जो स्किल टैलेंट जाता है उसने यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और वेल्थ क्रिएशन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है यूएस के में, और साथ के साथ वहाँ से जो इनकम आती है तो फिर उन्होंने इंडिया में भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन देर इज लिमिटेड स्कोप है, लेकिन यहाँ पे फिर भी क्या बहुत ही लिमिटेड स्कोप है कि जो साउथ ब्लॉक है, जो हम साउथ वाले पार्ट में आते हैं, तो मतलब जो साउथ क्या बोलते हैं इसको, जो एक तो पूरा का पूरा साउथ वर्ल्ड का जो साउथ ब्लॉक है, कि वो अप्लाई करे प्रेशर इस पे और डोमेस्टिक और पॉलिटिकल तरीके से, और किसका क्या करे इस पॉलिसी को रिवर्स करवा पाए, इसका क्या है बहुत ही कम चांस है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि इस पे कोई प्रेशर आए और वो ये पॉलिसी रिवर्स हो जाए, नहीं तो नहीं होगी, ये पॉलिसी ऐसे ही जाएगी। However, the fallout for Indian citizens can be contained if there is a proactive approach by the government to bolster India's infrastructure and undertake necessary reforms to improve the prospects for the Indian tech industry to make even greater strides than it has done so far. कहने का क्या मतलब है कि जो फॉल आउट है इंडियन सिटीजन्स का कैन बी कंटेन, उसको कंटेन किया जाता है, उसको रोका जा सकता है इफ़ देर इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट क्या करे, प्रोएक्टिव अप्रोच करे किस चीज़ के लिए, कि जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसके लिए क्या नेसेसरी रिफॉर्म्स लाए और इम्प्रूव करे प्रोस्पेक्ट्स के लिए फॉर द इंडियन टेक इंडस्ट्री टू मेक इवन ग्रेटर स्ट्राइड्स देन इट हैज़ डन सो फार। कि अगर गवर्नमेंट प्रोएक्टिव अप्रोच रखे, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्शन ले, फ्यूचर में जो होने वाली चीज़ें उनके लिए आज से एक्शन लेना शुरू कर दे, रिफॉर्म्स ला दे, और जो इंडिया के टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर जो है उसमें ऐसे ऐसे चेंजेस करे, यहीं पे हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दे कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। जो अब तक है कि बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इंडिया में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। अगर गवर्नमेंट वो अपॉर्चुनिटी इंडिया में ही प्रोवाइड कर दे तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इन चीज़ों का इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। This might be achieved by capitalizing on opportunities to develop new capabilities in artificial intelligence space and exploring new markets across Asia, including China and Russia, and in parts of Europe, where the transatlantic contagion of nativist protectionism has not yet found willing takers. ये कैसे पॉसिबल होगा, ये अचीव किया जा सकता है बाई कैपिटलाइजिंग करने पे, अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने से, टू डेवलप न्यू कैपेबिलिटी, नई कैपेबिलिटी पैदा करने से, किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्पेस में, और एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट अक्रॉस एशिया, और एशिया के अंदर ही हम नई मार्केट एक्सप्लोर कर लें। जैसे हम जहाँ पे विदेश में जाते थे, अमेरिका में जाते थे, तो इससे अच्छा हम एशिया के अंदर ही नई मार्केट एक्सप्लोर कर लें, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ा लें, अपने आप को इतना ग्रो कर लें, जैसे इंक्लूडिंग चाइना, चाइना में नई मार्केट ढूंढ लें, रशिया में, और क्या यूरोप के कुछ पार्ट्स में हम ऐसे नई मार्केट ढूंढ लें जहाँ पे हम जा सकें, वेयर द ट्रांस अटलांटिक कंटेजियन ऑफ नेटिविज्म प्रोटेक्शनिज्म हैड नॉट येट फाउंड विलिंग ट्रेकर्स। कि ऐसी जगह पे जो पे क्या है, ट्रांस अटलांटिक है, अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके जो जाते हैं वहाँ पे जाने वाले लोगों को अभी क्या है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाना चाहते, ऐसी जगह पे हम नया नया मार्केट एक्सप्लोर कर लें तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है कि हमारे इस नुकसान को कम किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। While the Trump order is set to expire within a year, there is no guarantee that it would not be extended, making it all the more pertinent for policymakers in India to evolve a long term plan to reduce reliance for Indian tech workers on the shrinking pool of job opportunity in the US economy। क्या कहा गया है कि जो ट्रम्प का ऑर्डर है वो क्या है, एक्सपायर हो जाएगा विद इन 1 ईयर में। ठीक है, 1 साल में एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्या कोई गारंटी नहीं है कि वो एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो ट्रम्प ने ऑर्डर किया वो सिर्फ 1 साल के लिए किया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये एक्सटेंड ना किया जा सके, ये आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और इसको क्या बोला है कि मोर पर्टिनेंट है फॉर पॉलिसी मेकर्स के लिए इंडिया में, कि वो इवॉल्व करें एक लॉन्ग टर्म प्लान टू रिलायंस ऑन द इंडियन टेक वर्कर्स ऑन श्रिंकिंग पूल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन द यूएस इकोनॉमी। ये क्या है, एक इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को अब क्या करना पड़ेगा, इवॉल्व होना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा कि वो उनके जो टेक्नोलॉजी के वर्कर्स हैं वो यूएस इकोनॉमी पे डिपेंड ना हो, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड होने वाली चीज़ों को कम करें और अपने अंदर कुछ नया चेंजेस लेके आएँ। As Asia and other countries adjust
to this new reality of the hostility of the Trump White House to welcoming future innovators, job creators, and taxpayers to their shores. It is the US rather than other nations that will suffer a shortage of scientific and engineering prowess to fuel economic progress. इसमें क्या बोला गया है कि जैसे इंडिया और अदर कंट्रीज एडजस्ट करती हैं इस नई रियलिटी के लिए, हॉस्टिलिटी है जो ट्रम्प्स की वाइट हाउस की, कि आगे आने वाले वेलकमिंग फ्यूचर के लिए जो इनोवेटर्स हैं और जॉब क्रिएटर्स हैं और टैक्स पेयर्स हैं इस शोर में, ये यूएस होगा जिसको क्या होगा, नुकसान होगा, शॉर्टेज हो जाएगी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रोग्रेस की टू फ्यूल द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। कि आने वाले फ्यूचर में जैसे इंडिया और जो कंट्रीज़ हैं वो अपने आप को एडजस्ट करेंगी इस नई रियलिटी के अगेंस्ट, तो यूएस को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उनके पास शॉर्टेज हो जाएगी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रोग्रेस की, इकोनॉमिक की प्रोग्रेस के लिए जिनकी ज़रूरत होती है, इनोवेशन की और इन सब चीज़ों की, यूएस के पास शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये था आज का एडिटोरियल, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाया गया है कि अभी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। तो अब हम करते हैं इसकी क्विक समरी, 2 लाइंस में इसकी समरी करते हैं कि पूरे एडिटोरियल में क्या था। प्रेसिडेंट ट्रम्प्स स्टीप हाइक ऑफ द H-1B वीजा फीस टू $1 lakh थ्रेटन्स इंडियन टेक वर्कर्स एंड US कंपनीज डिपेंडेंट ऑन देम, underscoring the need for India to strengthen its domestic tech sector and diversify market to reduce reliance on the US। कहना क्या चाहते हैं कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प था उन्होंने क्या स्टीप एक अचानक से क्या कर दिया, हाइक कर दिया एक पूरा तरीके से, H-1B वीज़ा की जो फीस है $1 लाख बढ़ा दी। इसने क्या किया, धमकी दी है इंडियन टेक वर्कर्स को और यूएस कंपनीज़ के जो डिपेंडेंट थी उनके ऊपर, कि जो इंडियन टेक वर्कर थे और जो यूएस कंपनीज उनके ऊपर डिपेंडेंट थे उन सबको एक तरीके से धमकी दे दी है, सबको डरा दिया गया है। अंडरस्कोरिंग द नीड फॉर इंडिया टू स्ट्रेंथन इट्स डोमेस्टिक टेक US सेक्टर, क्या कर दिया है, अंडरस्कोर कर दिया है कि इंडिया को नीड है इंडिया की टू स्ट्रेंथ करने के लिए उसके डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी सेक्टर को, डाइवर्सिफाई मार्केट्स को टू रिड्यूस रिलायंस ऑन द US, कि इंडिया को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करनी पड़ेगा अपने डोमेस्टिक सेक्टर को, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा मार्केट्स को कि वो US के ऊपर रिलायंस को कम कर सकें। इसलिए इंडिया को US के ऊपर रिलायंस को बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म करना पड़ेगा कि वो US के ऊपर रिलाय ना करें। तो इसी के साथ आज का हमारा एडिटोरियल ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर द रीडिंग। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप कि आपको, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बहुत सारे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ सके और मुझे सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच गाइज़। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सबसे जरूरी हैप्पी नवरात्रि।